Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 11th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन डे के बारे में कि इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, क्या खास बात है। इसके अलावा आज हमें बात करनी है आखिरकार ये अब्राहम अकॉर्ड होता क्या है जिसको कजाकिस्तान साइन कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है। इसके अलावा हमें नीति आयोग की एक रिपोर्ट पर डिस्कशन करना है अबाउट द जीबीए। जीबीए क्या होता है उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कई सारी न्यूज हम यहाँ पे कवर करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज एंड वीडियो के एंड में जस्ट आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं देखती हूँ आप लोग प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में नहीं देते, तो आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक किया कीजिए जिससे और भी ज़्यादा रीच इंक्रीज हो। हमारा ये जो वीडियो है जिसमें इतनी मेहनत लग रही है, एफर्ट्स लग रहे हैं, ये आपके दोस्तों के साथ भी पहुंचे, वो सभी फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, सिंपली आप टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कल कल वेनेसडे को हम डिस्कस करेंगे जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ तक की सभी गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि आपका एसबीआई का एग्जाम है, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, गवर्नमेंट स्कीम से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आपके इंटरव्यू में भी गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न आते हैं, इसलिए जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ तक की जो गवर्नमेंट स्कीम है वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है, कल हम गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के बारे में। तो 11 नवंबर को हर साल हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं क्योंकि 11 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन्होंने भारत में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया। हमारे देश में जो यूजीसी है, एआईसीटीई है, हमारे देश के आईआईटीज़ है, आईआईएससी बेंगलुरु है, ठीक है, इन सभी की इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का काम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा किया गया था, इसलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार इस दिन की शुरुआत 2008 में हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को भारत रत्न भी मिला है 1992 में। ठीक है, अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी थीम आपको मिलेगी एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन लेगेसी, सॉरी, ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मनिका विश्वकर्मा के बारे में। इनका नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है क्योंकि ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। अभी तो फिलहाल ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है, लेकिन अब मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन थाईलैंड में होने वाला है वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मनिका विश्वकर्मा, जो कि श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 रह चुकी हैं और अब मिस यूनिवर्स 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। कहाँ पर? थाईलैंड में। 21 नवंबर से ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। लास्ट ईयर मतलब 2024 में जो मिस यूनिवर्स रही हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा, विक्टोरिया थेल्विंग, जो कि डेनमार्क से है, वो अपने सक्सेसर को, मतलब जो भी मिस यूनिवर्स बनेगा उसको क्राउन पहनाने का काम करेगी। अब भारत से वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, तो आप देखेंगे सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता और हरनाज संधू आपको 2021 में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला नाम आता है सेरेना विलियम्स का। ये एक जानी मानी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है अमेरिका से। कहाँ से है? अमेरिका से। और इनके काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट रहे हैं, इन्होंने 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा 23 ग्रैंड स्लैम्स का टाइटल भी इन्होंने जीता है। तो इनका जो प्रोफेशनल टेनिस करियर रहा है उसे रिकॉग्नाइज करने, उसे सम्मानित करने के लिए इन्हें स्पेन में एक अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट 2025। किसने दिया है? स्पेन के जो राजा रानी हैं, राजकुमारी हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, अगला नाम आता है दीपक गुप्ता का। इन्हें सीएमडी बनाया गया है गेल इंडिया का। तो हमारी जो पब्लिक
एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो हमारे देश की जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं उनके चेयरमैन वगैरह को हायर करता है, अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे गेल इंडिया के जो सीएमडी बने हैं वो दीपक गुप्ता आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि संदीप कुमार को सक्सीड कर रहे हैं फरवरी से। ठीक है, तो कई बार हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उसके हेड्स के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR तरुण कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर चेयरमैन ऑफ WIPO एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस आपको प्रतिभा M सिंह मिलेंगी, और ये पहली एशियन है जो कि यहाँ पे WIPO एडवाइजरी बोर्ड में चेयरमैन बनी है। फिर फिक्की के 2025-26 के प्रेसिडेंट अनंत गोयनका बने हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी आपको राजेश अग्रवाल देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है जो एक जगह कंपाइल की गई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करो और नोट्स बना लो। ठीक है, इसके अलावा अक्टूबर मंथ की जो हमारी मंथली मैगजीन है बैंकिंग करेंट अफेयर्स की, वो आउट हो चुकी है, अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा एक छोटा सा पर्सनल सा सजेशन है, ये कोई मार्केट स्ट्रेटजी नहीं है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और बच्चों का फीडबैक है। तो जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेरा सजेशन है कि लास्ट 6 मंथ की जो टॉप 300 MCQ और वन लाइनर की मैगजीन है, इनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, यहाँ से 110% क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ की सभी को करंट अफेयर्स की मैगजीन रिवाइज करनी, यहाँ से 100% करंट अफेयर्स मिलेंगे। जो लोग अभी एग्जाम देकर आए हैं, आप उनसे खुद पर्सनली उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेकर बात करके आप पूछ सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन। ठीक है, ओके, कहाँ पर मिलेगी? अगेन एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका स्टेट के बारे में। तो कर्नाटका राज्य हमारे देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 12 डेज 12 दिन की पेड लीव सैंक्शन की है एनुअली फॉर द मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, तो आप महीने में 1 दिन और पूरे साल में 12 दिन पेड लीव ले सकते हैं, बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। और उस समय जो पेन होता है उसमें उतना वर्क आप नहीं कर सकते, तो उसे कम करने के लिए बेसिकली ये काम किया गया है। और कर्नाटका राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने 12 डेज की पेड एनुअल मेंस्ट्रुअल लीव को अप्रूव करने का काम किया है। ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है, ये ऑलरेडी जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान और स्पेन में ऑलरेडी है, और भारत में भी इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजान के बारे में। जैसे कि हमारा विक्रांत है, विक्रांत एक प्रकार का कैरियर है जहाँ पे आप एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करा सकते हो, टेक ऑफ करा सकते हो, मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हो। उसी प्रकार से ये फिजान है जो कि चाइना का आपको एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलेगा, और ये चाइना का 3rd नंबर का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो चाइना ने अपनी रिसेंटली नेवल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हुए चाइना का 3rd नंबर का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फिजान, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें आपको फ्लैट डेक देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट कैरियर की लैंडिंग यहाँ पे आसानी से की जा सकती है। ठीक है, ये इक्विप्ड है किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के साथ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो चाइना का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम है, 2012 में इसको कमीशन किया गया था, उसका नाम आपको मिलेगा लियोनिंग। और चाइना का जो 2nd नंबर का एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम है शेंडोंग, जिसको 2019 में कमीशन किया गया था, और ये 3rd आपको यहाँ पे कैरियर देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की एक छोटी सी प्यारी सी रिपोर्ट के बारे में, जो कि अलग अलग राज्यों का जो GVA है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। ठीक है, तो नीति आयोग ने रिलीज की है एक रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसका जो GBA है उसके बारे में बात की गई है। तो नीति आयोग ने रिलीज की है 2 रिपोर्ट ऑन द इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम द GBA एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है नीति आयोग ने, और ये पहला इस तरीके का असेसमेंट है जिसमें सर्विस सेक्टर में अलग अलग राज्यों का GBA क्या है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, 22 राज्यों को यहाँ पे शामिल किया गया है।
अगर बात करते हैं तो टॉप पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, 88.8% कंट्रीब्यूशन है, जीबीए का शेयर है। सेकंड नंबर पे दिल्ली है 84.1% और थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। लेकिन प्रश्न को समझिएगा, अगर बोला जाए कि राज्यों में सबसे ज्यादा जीबीए कंट्रीब्यूशन किस राज्य का है, तो राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटका स्टेट टॉप पर आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए राज्यों की कैटेगरी में, तो राज्यों की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो जीबीए का कंट्रीब्यूशन या शेयर है वो कर्नाटका स्टेट का है। ओवरऑल आप देखेंगे चंडीगढ़ फर्स्ट पे है, सेकेंड नंबर पे दिल्ली एंड थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। अगर बॉटम स्टेट के बारे में बात करें तो बॉटम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का यू कैन सी द शेयर, छत्तीसगढ़ का शेयर केवल 33.9% आपको देखने को मिल जाएगा। तो जीबीए का क्या मतलब होता है? जीबीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, जैसे कि कोई भी राज्य है उसमें टोटल जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में सभी सेक्टर में, पहले आप उसको कैलकुलेट करेंगे। अब कोई भी आप जब काम करते हैं तो उसमें पहले आपका इनपुट आता है, फिर आउटपुट आता है, तो आपके कुछ खर्चे हैं। जैसे अगर आपको एक केक बनाना है, तो उस केक को बनाने के लिए आप बेकरी शॉप है, आप केक बनाना चाहते हैं, तो केक बनाने के लिए पहले आप इंग्रेडिएंट लाएंगे, आपके कुछ इनपुट्स लगेंगे, आपका वर्कर कॉस्ट लगेगा, और उसके बाद आप उसे बेचेंगे। तो उसमें जो भी डिफरेंसेस आते हैं, मतलब ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, तो इससे आपका, सॉरी ये क्या हो रहा है, उससे आपका जीबीए निकलता है। बात समझ में आ रही है? ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इससे आपका जीबीए निकलता है। तो जीबीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड इज मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन द ऑल सेक्टर, कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 2023-24 में जो जीबीए का कंट्रीब्यूशन है वो आपको इंडिया के लेवल पे 54.45% देखने को मिलेगा। राज्यों की कैटेगरी में आप देख सकते हैं कर्नाटका टॉप पर है, उसके बाद केरला है। ठीक है, इसमें भी अगर शेयर देखा जाए तो रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल तो चंडीगढ़ आपको टॉप पर मिल जाएगा, फिर दिल्ली। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉप 30 के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कॉप 30 के बारे में बताया था। कॉप 30 ने जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनकी कंजर्वेशन के लिए एक फंड भी बनाया है, एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है जिसका ऑब्जर्वर इंडिया है। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये भी मैंने बताया था कि कॉप 30 की जो मीटिंग है वो ब्राज़ील में हो रही है। अब जब भी कोई मीटिंग होती है तो कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च होते हैं, फंडिंग लॉन्च होती है, टारगेट लॉन्च होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बाकू टू बेलम रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, बाकू से लेकर आपका बेलम मतलब ब्राज़ील तक हमें जो भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहे हैं छोटी छोटी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, उनकी इकोनॉमी को क्लीन करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को सपोर्ट करने के लिए एक फंड, एक चैनल तैयार किया जाएगा जिसके लिए हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरीके से ये रोड मैप तैयार किया गया है। इसकी जो भी फंडिंग आएगी वो गवर्नमेंट फंड्स होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बैंक्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। तो गवर्नमेंट, बैंक और बिजनेस सभी की मदद से इस फंड को तैयार किया जाएगा। एनुअली हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है उसे कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज जो इम्पैक्ट हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने के लिए, और डिजास्टर रिबिल्डिंग के लिए। कई बार साइक्लोन आते हैं, फ्लड आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो उसके रिबिल्डिंग करने के लिए हमें इस फंड की ज़रूरत है। इसलिए कॉप 30 में बाकू टू बेलम रोड मैप तैयार किया है। इसका अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कजाकिस्तान इज सेट टू जॉइन अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि कजाकिस्तान बहुत जल्दी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ये बात दुनिया में किसी से छुपी नहीं है कि लगातार अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, चाहे वो अलग अलग कोई भी मुद्दे हों, चाहे वो पैलेस्टीन का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, इजराइल को सपोर्ट हमेशा से अमेरिका का मिला है। तो इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक पीस ट्रिटी है। ठीक है, इजराइल और अरब जो नेशंस है उनके बीच में एक पीस ट्रिटी है, एक समझौता है जिसका नाम अब्राहम अकॉर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है? बेसिकली अमेरिका के द्वारा इजाद किया हुआ एक नया एग्रीमेंट, एक अकॉर्ड है जो अरब कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज और इसराइल के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करता है। उनके बीच की पीस ट्रिटी आपको देखने को मिल जाएगी, अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है,
अब्राहिम जो शब्द लिया गया है वो ज्यू और अरब दोनों लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वहाँ का सिंबल है, जो दोनों की ब्रदरहुड भाईचारे को इंडिकेट करता है। इसराइल के अलावा यूएई, बहरीन, मोरक्को ने इस अब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। सबसे पहले अब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन किया था यूएई ने। कब किया था? 2020 के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज मालाबार के बारे में। तो हम सभी को पता है जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज 4 देशों का एक संगठन है जो कि इंडो पैसिफिक एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी और चाइना की पावर को कंट्रोल करता है। बढ़ती हुई पावर को काउंटर करने के लिए मालाबार एक्सरसाइज होती है और क्वाड कंट्रीज बनाई गई हैं। क्वाड क्वाड में आपको देखने को कौन मिलेगा? 4 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और उनके बीच में ही एक्सरसाइज मालाबार होती है। और एक्सरसाइज मालाबार जो हो रही है वो गुहाम में हो रही है। और गुहाम जो है वो अमेरिका का एक आइलैंड है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिल जाएगा। और भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 1992 में सबसे पहले इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी जिसमें इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेट करते थे। बाद में 2015 में जापान ने इसे ज्वाइन कर लिया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से क्वाड कंट्रीज के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। और इस बार आईएनएस सह्याद्री भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक्सरसाइज गुहाम में हो रही है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में अमेरिका का एक आइलैंड कंट्री आपको मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, SBI crosses $100 billion market cap and 100 trillion rupees business। अब यहाँ पे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भारतीय बैंक है या कोई भारतीय कंपनी है जो $100 बिलियन के मार्केट कैप को टच कर रही है। अगर मैं बात करूँ, HDFC बैंक है जो ऑलरेडी बहुत पहले $100 बिलियन के मार्केट कैप को टच कर चुका है। लेकिन अगर हम बात करें पहला पब्लिक बैंक, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, बिल्कुल SBI है जिसने $100 बिलियन के मार्केट कैप को टच किया है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अचीव अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय सरपासिंग $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसका टोटल बिजनेस 100 ट्रिलियन रुपीज का हो गया है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हमें वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक में शामिल होना है 2030 तक। SBI के अलावा HDFC बैंक है, TCS, रिलायंस इंडस्ट्री है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है जो ऑलरेडी $100 बिलियन के मार्केट कैप को टच कर चुके हैं। यहाँ पर SBI की हिस्ट्री है कि SBI कैसे बना। सबसे पहले तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक बने थे, फिर तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक का मर्जर हुआ, 1921 में से इंपीरियल बैंक कहा, फिर 1955 में इसका हमने राष्ट्रीयकरण एक तरीके से किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने SBI किया। तो वो कहानी यहाँ पर मेंशन की गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और हालांकि जो बैंकिंग एस्पिरेंट होते हैं उनको ये कहानी पता होती है। ये सारी चीज़ें आपके एक तो रिवीजन के लिए होती हैं, और जो नए कैंडिडेट लगातार हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली हिस्ट्री यहाँ पे एड ऑन की गई है, आपको PDF में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक के बारे में। सिटी यूनियन बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सिटी यूनियन बैंक ने पार्टनरशिप की है EPFO के साथ टू लॉन्च EPF पेमेंट फैसिलिटी फॉर कॉरपोरेट क्लाइंट। तो जो कॉरपोरेट कंपनीज में काम करते हैं, जो आपके सर्विस सेक्टर IT कंपनीज में काम करते हैं, और वो लोग अपने EPF के फंड को रिमिट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी है। ठीक है। तो सिटी यूनियन बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है, इसने एक नया फीचर लॉन्च किया है, EPF पेमेंट रेमिटेंस फीचर। इसके लिए इन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सिटी यूनियन बैंक के CEO का नाम आपको डॉक्टर एन कामाकोड़ी देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं लेकिन हम उसको MCQ के फॉर्म में कवर करेंगे। हम बात कर रहे हैं कोरगा ट्राइब के बारे में। कोरगा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? अभी कुछ रिसर्चर्स ने रिसर्च की और पाया गया कि जो कोरगा ट्राइब के एंसेस्टर थे, इनके जो पूर्वज थे, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं इनका कोई संबंध रहा है। इस तरीके से रिसर्च सामने आई है, इसलिए कोरगा ट्राइब न्यूज में है। तो कोरगा ट्राइब आपको कर्नाटका और केरला में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये PBTG कम्युनिटी है, और आपको मैं बता दूं भारत में टोटल 75 PBTG कम्युनिटी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है क्रिसमस आइलैंड कहाँ पर है? ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित है। क्रिसमस आइलैंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गूगल ने कहा है हम अपना यहाँ पर डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे।
गूगल ने क्या कहा है कि क्रिसमस आइलैंड में हम अपना डेटा सेंटर बनाएंगे। तो क्रिसमस आइलैंड आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशियन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर ये क्रिसमस आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही एक टेरिटरी है। और गूगल प्लान कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर हम क्रिसमस आइलैंड में बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वहाँ से इन्होंने पार्टनरशिप भी कर ली है। ठीक है, इसकी लोकेशन याद रखना है। नेक्स्ट है फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर रिसेंटली किस कंट्री का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे नेवी में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना का। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू बेंचमार्क इंट्रोड्यूस बाय ओपन एआई टू इवैल्यूएट एआई मॉडल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे कि आपको हिस्ट्री के संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, अब वो इंग्लिश में आ रहे हैं, आपको मराठी में चाहिए, तमिल में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, तो ये जो एआई मॉडल है वो इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को, इंडियन भाषाओं को कितना समझता है और किस तरीके से आंसर कर सकता है। इसलिए ओपन एआई ने एक मॉडल तैयार किया है जो इंडियन लैंग्वेज को, इंडियन डोमेन को, इंडियन कल्चर को समझे। इसका नाम क्या है? इंड क्यूए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सो ओपन एआई ने लॉन्च किया है इंड क्यूए, जो कि एक बेंचमार्क है। किस लिए है? क्योंकि 12 अलग अलग इंडियन लैंग्वेज में 10 डोमेन में तैयार किया गया है। 261 इंडियन एक्सपर्ट्स की मदद से इसको तैयार किया है, जिसमें आपके इंडिया की हिस्ट्री, रिलीजन, आर्ट, स्पोर्ट, आर्किटेक्ट, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अलग अलग हिंदी भाषाओं में, जैसे कि अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, पंजाबी पे मिल जाएंगे। तो इसे तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एसबीआई की वो कौन सी सहायक कंपनी है जो अपने आईपीओ लेकर आ रही है? आंसर हो जाएगा एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि गूगल गूगल एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है और स्पेस में ये डेटा सेंटर बनाएगा। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहली बार कोई मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर अपॉइंट हुए हैं न्यूयॉर्क में, उनका नाम क्या है? तो जोहरान ममदानी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उनके क्लियरेंस को लेकर पाइपलाइन के अकॉर्डिंगली भारत की रैंकिंग 3rd नंबर पे है। पहले पे चाइना, अमेरिका और फिर इंडिया है। Which country is planning to set up India House to promote cultural tie and student exchange? तो वो कौन सी कंट्री है जो इंडिया हाउस अपनी कैपिटल में स्टैब्लिश कर रही है, वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट हैं और इंडिया के जो लोग रहते हैं उनके साथ कल्चरल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए? आंसर हो जाएगा अबू धाबी, यूएई में इंडिया हाउस बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। वो कौन सी ऐसी कंट्री है, वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने टबैको को बैन कर दिया है परमानेंटली? वो सभी बच्चे जिनका जन्म 2007 के बाद हुआ है उनके लिए। तो सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।